नमस्कार दोस्तों, संस्कार महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लेक्चर है 4 हमारा बीएससी पार्ट 3 के लिए इनऑर्गेनिक पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। उसकी पहली यूनिट चल रही है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में। पहला टॉपिक हम पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ HASV। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कौन सा था वो था पियर्सन HASV कंसेप्ट। पियर्सन का कठोर अम्ल और मृदु क्षार का सिद्धांत। हमने कुछ जनरल सी बातें थी जो लेक्चर 3 के अंदर पढ़ ली। अब वहां से आगे ये है पियर्सन कंसेप्ट में ही, वहां से आगे है कि वर्ग ए के सभी सदस्यों को क्या कहा था पियर्सन ने, कठोर कहा था। वर्ग बी के सभी सदस्यों को क्या कहा था, मृदु कहा था। वर्ग ए के सभी धातु आयन क्या कहलाए थे, कठोर अम्ल। वर्ग बी के सभी धातु आयन क्या कहलाए थे, मृदु अम्ल। वर्ग ए के सभी लिगेंड क्या कहलाए थे, कठोर क्षार। और वर्ग बी के सभी लिगेंड क्या कहलाए थे, मृदु क्षार। इस तरीके से हमने पढ़ा कि ए बी बंध किस तरीके आयनिक ध्रुवीय अध्रुवीय हो सकता है, वो सारी बात हमने पढ़ी। अब हम कर रहे हैं अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का वर्गीकरण देखिए, पहले लिखा है हमने अम्लों के वर्गीकरण में कठोर अम्ल। कठोर का अम्ल मतलब कठोर का मतलब हार्ड एसिड। फिर सीमा रेखा वाले अम्ल यानी कि मध्य के अंदर कौन कौन से अम्ल आते हैं। और तीसरे पढ़े थे हमने सॉफ्ट अम्ल, मृदु अम्ल। H+, Li+, Na+, K+, Rb+ और CS+ क्या होते हैं, कठोर अम्ल होते हैं। लेकिन इनके सीमा रेखा वाले कौन से होते हैं, Fe+2, CO+2, Ni+2, Cu+2 और Zn+2। ये क्या होते हैं, इनके सीमा रेखा वाले अम्ल। आगे देखिएगा, मृदु अम्ल Pd+2, Pt+2, Pt+4। इसी तरीके से Ba+2, Be+4, BeCH3 का ट्वाइस, Mg+2, Ca+2 और Sr+2। ये तो क्या है, कठोर अम्ल है। अब इनके सीमा रेखा वाले अम्ल क्या होंगे, RH+3, Ir+3, Ru+3, GaH+3 और OS+2। मृदु अम्ल क्या है, हमने पियर्सन ने क्या कहा था, पियर्सन ने 1963 में एक बात कही थी कि उन्होंने कठोर अम्ल और कठोर क्षारों का वर्गीकरण किया, यानी कि HASV की अवधारणा को लागू किया। तो पियर्सन के अकॉर्डिंग ये सारे की सारे क्या हैं, कठोर अम्ल। इधर जो लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है, सारे की सारे कठोर अम्ल। बीच में जो लिखे हैं वो क्या है, सीमा रेखा वाले अम्ल, मतलब मध्य में, मिड के अंदर। और लास्ट में है मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड। ये पियर्सन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड यानी कि मृदु अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, ये मृदु अम्ल होते हैं। आरएस के अकॉर्डिंग हम अम्लों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अम्लों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो कठोर अम्ल, सीमा रेखा वाले अम्ल और मृदु अम्ल। इधर जो लिखे हुए हैं सारे की सारे हार्ड एसिड है, मिड एसिड है और सॉफ्ट एसिड है। ये सारे की सारे क्या है, अम्लों का क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, पियर्सन के अकॉर्डिंग। पियर्सन के अकॉर्डिंग पियर्सन ने अम्लों को 3 कैटेगरियों में बांटा था। पहली कैटेगरी कठोर अम्ल मतलब हार्ड एसिड, मिडिल एसिड मतलब मध्य वाले अम्ल, और मृदु का मतलब सॉफ्ट एसिड। ये टेबल आपको अच्छे से पढ़नी है, याद रखनी है थोड़ी सी। ऐसे किसके ऊपर चलेगा, क्षारों के ऊपर। यही बात तो कही थी पियर्सन ने कि जो लोइस अम्ल और लोइस क्षार की जब हमने क्रिया की थी तो क्या बना था, कॉम्प्लेक्स बना था। उस कॉम्प्लेक्स के बीच में प्रबल अम्ल, कठोर अम्ल और दुर्बल
लोइस के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हुई? आयनिक ध्रुवीय अध्रुवीय हो सकती है, ये बात सही है। 1963 में कठोर अम्लों की व्याख्या करने के लिए 1963 में कठोर अम्लों की व्याख्या करने के लिए पियर्सन ने HASB मतलब हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने अम्लों को वर्गीकृत किया। हम कह रहे थे कि मृदु क्षार क्या होते हैं? वे क्षार जो आसानी से क्रिया करते हैं और द्रवित हो जाते हैं। वे क्षार जो आसानी से क्रिया कर द्रवित हो जाते हैं, उनकी द्रवणता का मान क्या होता है? कम। और जिन तत्वों की द्रवणता का मान कम होता है, उनकी विद्युतीयता क्या होती है? ज्यादा होती है। लाला क्या होती है? ज्यादा होती है। मृदु क्षार के बारे में। और हमने कहा था कठोर अम्ल के बारे में कि ये आसानी से द्रवित नहीं होते। जो आसानी से द्रवित नहीं होते, उनकी द्रवणता का मान क्या होता है? कम होता है। और उनकी विद्युतीयता क्या होती है? ज्यादा होती है। इस तरीके की बातें हमने पढ़ी थी। ये टेबल आप अच्छे से बनाएंगे और इसको याद रखेंगे। 2 मिनट का समय है आपके लिए। टेबल आपको दिखती रहे, आपको कोई समस्या ना आए। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। पियर्सन HASB कंसेप्ट को समझाइए। ओके, इस तरीके से टेबल बनी हुई है आपके लिए, देख सकते हैं आप। इधर जो लिखे हैं कठोर अम्ल है, बीच में सीमा रेखा वाले हैं और लास्ट में मृदु अम्ल है। ओके, आगे चलते हैं। चलें आगे। ये क्या है? पियर्सन के अकॉर्डिंग अम्लों का वर्गीकरण। पियर्सन के अकॉर्डिंग अम्लों का वर्गीकरण। इस तरीके से था। आगे देखते हैं। इसी तरीके से क्या होगा? क्षारकों का वर्गीकरण। इस तरीके से क्या होगा? अब पियर्सन ने अम्लों को 3 भागों में डिवाइडेड कर दिया। कठोर अम्ल, मृदु अम्ल और सीमा रेखा वाले अम्ल, जिनके उदाहरण थे जो जिस टाइप के आप 2-2, 4-4 याद रखें। अब क्षारकों का वर्गीकरण। पहले यहाँ का क्या थे? कठोर अम्ल। अब क्या हो जाएंगे? कठोर क्षार।
इधर बीच में सीमा रेखा वाले क्षार और लास्ट में मृदु क्षार। इस तरीके से पियर्सन के अकॉर्डिंग हमने अम्लों का क्लासिफिकेशन कर दिया। अब किसका करेंगे, क्षारों का वर्गीकरण। कठोर क्षार, सबसे ज्यादा कठोर क्षार जो होते हैं NH3, इसको क्या माना जाता है, कठोर क्षार। RNH2 बोले तो द्वितीयक एमीन क्या होती है, सॉरी द्वितीयक नहीं, बोले तो कौन सी एमीन, प्राथमिक एमीन। RNH2 जो होती है प्राथमिक एमीन होती है। RNHR दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, द्वितीयक एमीन होती है। RNRR, ये R, ये R, ये R, तीनों R हैं, ये क्या कहलाती है, तृतीयक एमीन। तो ये प्राथमिक एमीन NH3 और N2H4 क्या होते हैं, कठोर क्षार। OH माइनस, O2 माइनस, ROH माइनस, ROH, RO माइनस, इसको बोलते हैं क्या, एल्कोक्साइड। ये होता है एल्किल अल्कोहल, ये होता है एल्कोक्साइड। एसीटेट, CH3COO माइनस, एसीटेट आयन कैसे होते हैं, कठोर क्षार। कार्बोनेट CO3 माइनस 2, कार्बोनेट आयन कैसे होते हैं, कठोर क्षार। F माइनस और Cl माइनस, इनको भी क्या माना गया है, कठोर क्षार। PO4 माइनस 3, इनको क्या मानते हैं, कठोर क्षार। और एक होता है NO3 माइनस, NO3 माइनस, इनको भी क्या माना है, कठोर क्षार। पियर्सन के अकॉर्डिंग, पियर्सन के अनुसार हम अम्ल और क्षार का क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो हमने अम्लों की टेबल बना दी है, इसी तरीके से किसकी टेबल बनाई, क्षारों की। तो इधर ये सारे की सारे क्या माने जाते हैं, कठोर क्षार। अब देखिए इधर C6H5N2, इसको क्या बोलते हैं, N2 नहीं, NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी, इस तरीके की होती है NH2। ये क्या होती है, एनिलीन। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5NH2, एनिलीन होती है ये। N3 माइनस और N2 माइनस, ये क्या होते हैं, सीमा रेखा वाले क्षार। इधर इसमें NO2 माइनस और SO3 माइनस 2, ये कौन से आयन होते हैं, सीमा रेखा वाले। और इधर इसमें Br माइनस। मृदु क्षार होता है H माइनस, R माइनस, C2H4, एथिलीन बोलते हैं इसको। CO, RNC, CN माइनस और C6H6 बोलते हैं किसको, बेंजीन को। ये क्या होता है, मृदु क्षार। आपसे कहे बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कैसा क्षार होता है वो, मृदु क्षार। ये टेबल केवल पहचान के लिए है और कुछ नहीं है।
HCN माइनस हो गया, कॉमा R3AS, कॉमा R3P, कॉमा I। हमने क्या पढ़ा था पियर्सन के अकॉर्डिंग? पहले आपको सीधा सवाल आता है, आपका 7 नंबर का सवाल आता है, व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ पियर्सन HASV कंसेप्ट, एक्सप्लेन। कि पियर्सन के अकॉर्डिंग कठोर अम्ल और मृदु क्षार की अवधारणा को समझाइए। पहले हमने जो आपको स्टेटमेंट बताए थे उनको आपको नोट करना है। उसके बाद आना है पियर्सन के अनुसार अम्लों का वर्गीकरण। हम आपको लिखने का तरीका बता रहे हैं। अम्लों का वर्गीकरण टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे कठोर अम्ल, बीच में लिखेंगे सीमा रेखा वाले अम्ल और लास्ट में लिखेंगे मृदु अम्ल। इसी तरीके से किसमें, जब अम्लों का वर्गीकरण कर रहे हैं पियर्सन, तो किसका वर्गीकरण भी कर रहे हैं, क्षारों का। तो क्षारों को वर्गीकरण के लिए भी क्या बनाएंगे, टेबल। और कठोर क्षार, सीमा रेखा वाले क्षार और मृदु क्षार, तीनों के कोई दो दो उदाहरण, तीन उदाहरण, चार उदाहरण इस तरीके से लिख देना। अम्लों की और क्षारों की क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। एक एक दो के नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो चार याद रखना। जैसे इसमें से 5 याद कर लिए, इसमें से भी 5 याद कर लिए और इसमें से भी 5 याद कर लिए। इस तरीके से टेबल बनानी है आपको, और वो आपके एग्जाम में पियर्सन कंसेप्ट के अंदर ही लिख के आपको आना है। और स्पेशल सवाल पूछे आपसे, पियर्सन के अनुसार अम्लों का वर्गीकरण कीजिए, राइट द शॉर्ट नोट्स, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। केवल अम्लों का वर्गीकरण करवा रहा है तो अम्ल का करना है, क्षारों को करवा रहा है तो क्षार का। और आपको 7 नंबर का सवाल अगर दे रहा है, कि पियर्सन के कठोर अम्ल और मृदु क्षार की अवधारणा को समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, तो हमने आपको 5-7 टच पॉइंट लिखाए हैं ऊपर। फिर आपको आना है अम्लों का वर्गीकरण। इस तरीके से टेबल तैयार करनी है। इधर लिखना है कठोर अम्ल, सीमा रेखा वाले अम्ल और मृदु अम्ल, सबके दो चार उदाहरण उसमें लिख देना। इसी तरीके से किसकी टेबल बनेगी, क्षारकों के वर्गीकरण की टेबल बनेगी, कठोर क्षार, सीमा रेखा वाले क्षार और मृदु क्षार। इस तरीके से आपकी टेबल कंप्लीट हो जाती है। ओके, इस तरीके से आपको टेबल बनानी है कठोर अम्लों के लिए और कठोर क्षारों के लिए। अम्लों का वर्गीकरण भी पियर्सन ने किया और क्षारकों का वर्गीकरण भी पियर्सन ने किया। ओके, ये टेबल आपसे 7 नंबर का सवाल करता है तो आपको ये टेबल बना के आनी है। पियर्सन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्टेटमेंट लिखने हैं, वर्ग ए को क्या बोलते हैं, वर्ग ए के धातु आयन को क्या बोलते हैं, उनके लिगेंडों को क्या बोलते हैं, फिर लोइस का अम्ल लेना, क्षार लेना और कॉम्प्लेक्स बना देना। कॉम्प्लेक्स बनते ही उसकी प्रकृति ध्रुवीय या आयनिक होगी, उस बात को आपको बताना है। पिछले लेक्चरों में इस बात को पढ़ा चुके हैं। उससे आगे आपको करना है, 7 नंबर का सवाल पूछता है तो अम्लों का वर्गीकरण। इधर कठोर अम्ल, ऐसे ही आपको टेबल तैयार करनी है तीनों के लिए। कठोर अम्ल हो या क्षार, सीमा रेखा वाले हुए और मृदु हुए, इस तरीके से आपको टेबल तैयार करनी है। और उस टेबल में एक एक दो उदाहरण आपको लिख देने हैं। ओके, ये है आपकी टेबल। देखिए टेबल को, इस तरीके से आपके 7 नंबर का सवाल आता है। इस तरीके से आपके 7 नंबर का सवाल आता है। ओके,
हमने पढ़ लिया था कठोर अम्ल और मृदु क्षार का पियर्सन सिद्धांत। अब देखिए सॉफ्ट एसिड, मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड मृदु अम्ल। सॉफ्ट एसिड किसको कहेंगे, स्टेटमेंटों में देखते हैं। सॉफ्ट एसिड जो होते हैं इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होते हैं जिनका आकार बड़ा होता है, जिनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। सॉफ्ट एसिड यानी कि मृदु अम्ल जो होते हैं, ऐसे अम्ल होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। जिनका आकार, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जिनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जिनका आकार बड़ा होता है ना, उनके पास, जिनका आकार बड़ा होता है उनके पास धन आवेश, जिनका आकार बड़ा होता है उनका धनावेश कम होता है। कैसा होता है, कम। मृदु अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु से मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और जिनका आकार बड़ा होता है उन पर धनावेश कैसी मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है। धनावेश कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनकी ध्रुवणता उच्च होती है। क्योंकि उनकी ध्रुवणता क्या होती है, उच्च होती है। और जिनकी ध्रुवणता उच्च होती है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है उनकी विद्युत ऋणता कैसी होती है, कम होती है। हम पढ़ रहे थे, हमने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन वो बात किसके लिए पढ़ी थी, क्षार के लिए। आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, मृदु अम्ल के लिए। मृदु अम्ल जो होते हैं इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होते हैं जिनका आकार क्या होता है, बड़ा। और जिनका आकार बड़ा होता है ना, उन पर धनावेश कैसा होता है, कम मात्रा में पाया जाता है या कम होता है। उन पर धनावेश कम होता है क्योंकि उनकी ध्रुवणता कैसी होती है, उच्च होती है। और जिनकी ध्रुवणता उच्च होती है उनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, कम होता है। उनकी ध्रुवणता का मान क्या होता है, उच्च होता है। और जिनकी ध्रुवणता का मान उच्च होता है उनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, कम। और एक बात, मृदु अम्ल जो होते हैं इनका विन्यास
उत्कृष्ट गैसों के, उनका विन्यास उत्कृष्ट गैसों के समान नहीं होता है। मृदु अम्लों का जो विन्यास होता है वो उत्कृष्ट गैसों के समान नहीं होता है। ओके, ये बात हो गई किसके बारे में? मृदु अम्ल के बारे में। अब पढ़ेंगे मृदु क्षार, सॉफ्ट बेस। यहां से पहले जो हमने बात पढ़ी थी वो किसके बारे में पढ़ी थी? कठोर अम्ल और कठोर क्षार के बारे में। अब ये बात किसकी है? मृदु अम्ल और मृदु क्षार की। तो बात समझ में आई? अपन क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्ट बेस। सॉफ्ट बेस का मतलब होता है, सॉफ्ट का मतलब मृदु और बेस का मतलब क्षार। मृदु क्षार। मृदु क्षार क्या होते थे? हमने ऊपर बात पढ़ी थी। मृदु क्षार ऐसे क्षार होते थे जो आसानी से क्या हो जाते थे? द्रवित हो जाते थे। उनकी द्रवणता का मान क्या आता था? कम, और उनकी विद्युतता का मान क्या आता था? ज्यादा। वो क्या कहलाते थे? मृदु क्षार। विपरीत कठोर अम्ल, विपरीत कठोर अम्ल वे पदार्थ होते हैं, विपरीत कठोर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका ग्राही परमाणु, जिनका ग्राही परमाणु, विपरीत कठोर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका ग्राही परमाणु आकार में छोटा होता है। आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। आकार में छोटा होगा तो उस पर धनावेश उतनी मात्रा में क्या पाया जाएगा? अधिक पाया जाएगा। आकार में कैसा होता है? विपरीत कठोर अम्ल, मृदु अम्ल तो कैसे इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं? ये ऐसे ग्राही परमाणु होते हैं जिनका आकार क्या होता है? बड़ा, मृदु अम्लों का। लेकिन कठोर अम्लों का क्या होता है? विपरीत। इसके विपरीत बात पढ़ रहे हैं। कठोर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका ग्राही परमाणु आकार में छोटा होता है और उनकी ध्रुवणता का मान क्या होगा? कम। ध्रुवणता कम होगी एवं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता का मान कैसा होता है? उच्च होता है। उच्च होता है। ओके, देखिए कठोर अम्ल में क्या कह रहे थे? मृदु अम्ल में, मृदु अम्ल ऐसे ग्राही परमाणु होते हैं जिनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। उन पर धनावेश कम होता है, इसलिए उनकी द्रवणता क्या होती है? उच्च होती है। द्रवणता उच्च होती है, इसलिए उनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? कम। लेकिन मैं बात करूं कठोर अम्ल के ऊपर। कठोर अम्ल ऐसे ग्राही परमाणु होते हैं जो आकार में क्या होते हैं? छोटे। उन पर धनावेश क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। और धनावेश की अधिकता के कारण उनकी ध्रुवणता का मान क्या होता है? कम। एवं विद्युत ऋणता का मान कैसा होता है? उच्च होता है, ज्यादा होता है। ओके, इस तरीके से। अब जो होते हैं मृदु अम्ल,
मृदु अम्ल ऐसे क्षारों के साथ, मृदु अम्ल ऐसे क्षारों के साथ, मृदु अम्ल ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, मृदु अम्ल ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो उच्च द्रवणता वाले होते हैं, जो उच्च द्रवणता वाले होते हैं, जो उच्च द्रवणता वाले होते हैं। उच्च द्रवणता वाले होते हैं, उन्हें अच्छे अपचायक, उन्हें अच्छे अपचायक माना जाता है, उन्हें अच्छे अपचायक माना जाता है और ये प्रोटॉनों के प्रति, ये प्रोटॉनों के प्रति अच्छे क्षारक होते हैं, ये प्रोटॉनों के प्रति अच्छे क्षारक होते हैं। मृदु अम्ल जो होते हैं ऐसे क्षारों के साथ, मृदु अम्ल ऐसे क्षारों के साथ क्रिया करके स्थायी संकुल बनाते हैं जो उच्च द्रवणता वाले होते हैं। उन्हें क्या मानते हैं? जिनकी द्रवणता का मान ज्यादा होता है उन्हें अच्छे अपचायक माना जाता है। उन्हें क्या मानते हैं? अच्छे अपचायक मानते हैं। और ये अच्छे अपचायक जो हैं प्रोटॉन के प्रति अच्छे क्षारक होते हैं। ये जो अच्छे अपचायक होते हैं वो प्रोटॉन के प्रति अच्छे क्षार माने जाते हैं, उनके साथ क्रिया करने के लिए अच्छे क्षार माने जाते हैं। कठोर अम्ल, कठोर अम्ल ऐसे क्षारकों के साथ, कठोर अम्ल ऐसे क्षारकों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, स्थायी संकुल बनाते हैं। कठोर अम्ल ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो प्रोटॉन के साथ, जो प्रोटॉन के साथ भली भांति, जो प्रोटॉन के साथ भली भांति बंध बनाते हैं। जो प्रोटॉन के साथ भली भांति बंध बनाते हैं। हमने क्या कहा था? सुनते हैं, देखते हैं एक नजर में। हमने कहा था आपसे, अपन पढ़ रहे थे पियर्सन कंसेप्ट, पियर्सन के बारे में महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। उसके बाद हमने कहा था आपके एग्जाम के अंदर 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और 3.5 नंबर में करता है, तो आपसे पूछेगा शॉर्ट नोट्स। पियर्सन के अनुसार अम्ल और क्षारों का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको टेबल बनानी है, इधर करना है। अम्ल के लिए बना रहे हैं तो कठोर अम्ल, क्षार के लिए बना रहे हैं तो कठोर क्षार, बीच में सीमा रेखा वाले क्षार, मध्य वाले क्षार यानी कहने का मतलब, और लास्ट में मृदु क्षार। इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। 3.5 नंबर पूछता है तो, और 7 नंबर पूछता है तो ये सारी बात आपको उसके अंदर लिख के आनी है यहां तक। क्योंकि 7 नंबर का सवाल बड़ा हो जाता है, आपको 4 पन्ने भरने होते हैं।
देखते हैं, हमने कहा था क्या, मृदु अम्ल। वहां तक हमने अम्लों का वर्गीकरण करा दिया था, क्षारों का वर्गीकरण करा दिया आपको कि कौन से कठोर अम्ल हैं, कौन से कठोर क्षार हैं, कौन से मृदु अम्ल हैं, कौन से मृदु क्षार हैं, कौन से बीच वाले हैं। वो सारी बात हमने टेबल बता दिया, आपको थोड़ा सा उस टेबल को याद करना है। आगे देखना, कठोर अम्ल और मृदु क्षार के बारे में तो अपन पढ़ चुके थे उन अम्लों के और क्षारों के वर्गीकरण से पहले। अब मेरे पास बचे हैं क्या, मृदु अम्ल। मृदु अम्ल, मृदु अम्ल क्या होते हैं, मृदु अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होते हैं। मृदु अम्ल जो होते हैं इनके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होते हैं जिनका आकार क्या होता है, बड़ा। यानी कि मृदु अम्ल किसको कहूंगा मैं, मृदु अम्ल ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु हैं जिनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। और जिनका आकार बड़ा होगा और पर जिनका आकार बड़ा होता है उन पर धनावेश क्या होता है, कम होता है। और जितना धनावेश कम होगा उसकी द्रवणता का मान उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। उनकी द्रवणता उतनी ही क्या रहती है, उच्च रहती है। जिनकी द्रवणता उच्च होती है उनकी विद्युतणता का मान क्या होता है, कम होता है। और ये मृदु अम्ल जो है इनका विन्यास उत्कृष्ट गैसों के समान नहीं होता है। मृदु अम्लों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मृदु अम्लों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो विन्यास है, उत्कृष्ट गैसों के समान नहीं होता है। ये तो बात हो गई किसके, मृदु अम्ल के ऊपर। अब बात करता हूं मैं कठोर अम्ल के लिए। इसके विपरीत बातें चलेंगी, जो मृदु अम्ल में है उसके विपरीत बात किसमें चलेंगी, कठोर अम्ल में। अरे मृदु अम्ल में जो बात फॉलो हो रही है उसके उल्टी किसमें चलेंगी, कठोर अम्ल में। और मृदु क्षार में जो बात आ रही है वो कहां पे जाएंगी, मृदु अम्ल में। क्योंकि मृदु अम्ल हुए या मृदु क्षार हुए एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। ऐसे ही कठोर अम्ल हुए, कठोर अम्ल हुए और मृदु अम्ल हुए एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। मृदु क्षार हुए और कठोर क्षार हुए उनकी बातें एक दूसरे क्या चलेंगे, विपरीत। मृदु अम्लों में हमने कह दिया ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु होते हैं जिनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। उन पर धनावेश कम होता है, उनकी द्रवणता का मान उच्च होता है। और जिनकी द्रवणता उच्च होती है उनकी विद्युतणता का मान क्या होता है, कम होता है। और एक बात मृदु अम्ल के लिए कि मृदु अम्ल का जो विन्यास होता है उत्कृष्ट गैसों के समान नहीं होता। लेकिन कठोर अम्ल की बात करूंगा मैं, कठोर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका ग्राही परमाणु आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। भाई मृदु अम्ल का तो बड़ा है तो कठोर अम्ल का कैसा हो जाएगा, आकार में छोटा हो जाएगा। तो कठोर अम्ल वे इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ हैं, कठोर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका ग्राही परमाणु आकार में क्या होता है, छोटा। अब आकार में छोटा, ये आकार में बड़ा था मृदु अम्ल, और मृदु अम्ल तो आकार में कैसा होता है, बड़ा। लेकिन बात करूं मैं कठोर अम्ल की, आकार में कैसा होता है, छोटा। आकार में बड़ा होने के कारण इस पर धनावेश की क्या पाई जा रही थी, कमी। आकार में छोटा होने के कारण इस पर धनावेश की उतनी क्या पाई जाएगी, अधिकता पाई जाती है। अधिकता पाई जाएगी तो जिसके कारण इसकी द्रवणता का मान कैसा था, उच्च। इस पर धनावेश कम था तो इसकी द्रवणता क्या थी, ज्यादा। अब इस पर धनावेश कम है, आकार में छोटा है, तो धनावेश क्या होगा, अधिक होगा। अधिक होगा, धन आवेश यदि अधिक होगा, धनावेश ज्यादा होगा तो उनकी द्रवणता का मान क्या होगा, कम होगा। और द्रवणता कम होती है, जिनकी द्रवणता उच्च होती है वो क्या होते हैं, उच्च विद्युतणता वाले। जिनकी द्रवणता कम होती है उनकी विद्युतणता क्या होती है, उच्च। उनकी विद्युतणता क्या होती है, कम होती है। इनकी द्रवणता क्या होगी, ज्यादा होगी। कठोर अम्लों की द्रवणता क्या रहेगी, ज्यादा। इनकी द्रवणता ज्यादा रहेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कैसा रहेगा, कम।
कठोर अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका ग्राही परमाणु आकार में छोटा होता है, उनकी द्रवणता कम होती है और उनकी विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, उनकी विद्युत ऋणता का मान उच्च होता है। मृदु अम्ल जो होते हैं ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। मृदु अम्ल ऐसे क्षारों के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो उच्च द्रवणता वाले होते हैं। मृदु अम्ल जो होते हैं ऐसे क्षारों के साथ क्रिया करके स्थायी संकुल बनाते हैं जिनकी द्रवणता क्या है, उच्च होती है। जिनकी द्रवणता ज्यादा होती है उन्हें क्या मानते हैं अपन, अच्छे अपचायक माना जाता है। जिनकी द्रवणता का मान जितना ज्यादा होगा वो उतने ही अच्छे अपचायक होंगे। ये प्रोटॉन के प्रति अच्छे क्षारक माने जाते हैं और जो अच्छे अपचायक होते हैं वो प्रोटॉन के प्रति क्या माने जाते हैं, अच्छे क्षारक। ऐसे ही हमने कहा कठोर अम्ल ऐसे क्षार होते हैं, कठोर अम्ल ऐसे क्षारकों के साथ क्रिया करके, देखिए जब मृदु अम्ल क्रिया कर रहा है, मृदु अम्ल ऐसे क्षारों के साथ क्रिया करके स्थायी संकुल बनाते हैं। इसी तरीके से कठोर अम्ल ऐसे क्षारों के साथ क्रिया करके स्थायी संकुल बनाते हैं। इनकी द्रवणता क्या होती है, इनकी द्रवणता उच्च होती है, इसलिए इनको क्या मानते हैं, अच्छे अपचायक, ये प्रोटॉन के प्रति अच्छे क्षारक माने जाते हैं। कठोर अम्ल ऐसे क्षारक के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं जो प्रोटॉन के साथ भली भांति क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। यहाँ पे आपकी पियर्सन थ्योरी क्या हो गई, कंप्लीट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।